हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर मिस्टर नरेंद्र कुमार मेहता जी हैं। तो आइए करते हैं उनका स्वागत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार ज्योतिका जी, रेडियो द्वारका में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आने का जो टॉपिक है, कोशिश करूंगा कि उसमें अपने विचार आप सब लोगों के सामने रखूं। तो सर, हमारा जैसे प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो सबसे पहले आप बताइए आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट। जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो उसमें यह होता है कि जब आप 60 की उम्र के ऊपर जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप एक नई लाइफ में आते हैं और उसके लिए आपको प्रावधान करना पड़ता है कि आने वाले समय में आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। और उसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपको मेंटल जो शांति है वो कैसे मिले, फिजिकल हेल्थ आपकी कैसे रहे, और सबसे जरूरी है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हों कि आप अपने सारे जिस टाइम भी इमरजेंसी हो काम कर सकें। तो सर, हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ओल्ड एज की तैयारी है, तो एक तो हम जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कि आपने रिटायरमेंट से पहले क्या कुछ प्लान किया था कि आगे आने वाले समय में या इस एज में आकर आप किस तरह से अपने फाइनेंसेस को, अपनी हेल्थ को रखेंगे मेंटेन, और जो आपने प्लान किया था क्या आपको लगता है कि वो सब सक्सेसफुल रहा? मैं बैंकर हूँ। मैंने ये 10 साल पहले ही सोच लिया था 50 की उम्र में कि जो फैमिली है या बच्चे हैं वो सेटल हो जाएंगे। जब वो सेटल होते हैं तो उनका यही नहीं मुझे आइडिया होता कि वो कहाँ सेटल होंगे, क्या स्पेस होगा। तो मैंने अपने फाइनेंशियल पोजीशन उसी टाइम से फिक्स करनी शुरू कर दी कि आने वाले समय में मुझे जो मंथली जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो इतने होने चाहिए जो कि मेरी इनकम से मीट कर पाए। तो उसके लिए मैंने सेविंग करनी शुरू की, सेविंग कुछ बढ़ाना भी शुरू किया। क्योंकि मेरी फिक्स पेंशन तो आती है, उससे तो मंथली एक्सपेंसेस चल सकता है, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ और भी एक्सपेंसेस होते हैं। आपकी बीमारी आ जाती है, कोई और इशू आ जाता है, कोई खर्चे आ जाते हैं, तो वो अनफॉर्सिन खर्चे होते हैं, उसको कैसे पूरा करें। तो उसके लिए पीपीएफ में या हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता था, उसमें हमने अपनी कंट्रीब्यूशन को डबल कर दिया। डबल कर दिया। तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास ग्रेजुटी में और पीएफ में जो मुझे फंड्स मिले वो इतने सफिशिएंट थे कि मेरे आने वाले समय में उसमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट या इंस्ट्रूमेंट लगाने पर भी मेरे को अच्छे पैसे मिल जाते हैं और उसका मेरा अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो सर, आप तो क्योंकि फाइनेंस है, आपसे अच्छा तो कौन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में बताएगा हमको। तो ये तो आपने किया था, लेकिन आज जब आप देखते हैं आज के जो बच्चे हैं तो उनके एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हो रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपने फाइनेंसेस को वो कंट्रोल करें? आज की जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है वो ये नहीं कि बचाना है, सेविंग करना नहीं है। उनका एक मद्देनजर रहता है कि हमें खर्चा जो हमें कमाया है उसको हमने खर्च करना है। लेकिन आज के टाइम में भी जो यंग जनरेशन है, जो थोड़ी सी समझी हुई है, उन्होंने अपने पैसा जो सेविंग करते हैं वो हाउसिंग में लगाते हैं। हाउसिंग में इसलिए लगाते हैं कि नया घर लिया, सरकार से एक तो डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिल गया, एक उनको इनकम टैक्स में काफी रिबेट मिल जाती है, जिससे कि उनका जो इनकम टैक्स है बहुत कम हो जाता है। और स्टार्ट में उनकी लाइबिलिटी भी कम होती है। लाइबिलिटी क्यों नहीं, किसी का एक बच्चा है, किसी को 2 बच्चे हैं, यही है यंग जनरेशन का। तो वो जो सेविंग होती है, एक तो वो सेविंग करते हैं, दूसरी वो सेविंग कर सकता है नेशनल पेंशन स्कीम में।
जहां पर नेशनल पेंशन स्कीम में एनपीएस कहते हैं। अच्छा, नेशनल पेंशन हाँ, स्कीम, ओके। जो एनपीएस है, एनपीएस में गवर्नमेंट तो कंट्रीब्यूशन करती है, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन आप अपने कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ओके। वो काफी अमाउंट होती है जो बढ़ा सकते हैं, जो आपकी आने वाले टाइम में जो सपोर्ट करती है, क्योंकि आप आने वाले समय में पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है। पेंशन का जो स्कीम है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, और जॉब्स भी जो है वो बहुत अनसर्टन है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत अनसर्टन है, इसलिए उनको ये जो एनपीएस जो स्कीम है ये बहुत उनको सहारा देती है। दूसरा एक और है कि वो अगर वो कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो उसमें यही है कि जो मार्केट में वो सिप में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज उनको किसी शेयर मार्केट में या किसी और में करने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे उनके बच्चे 15 साल के बाद आएगा, 20 साल के लिए आएगा, तो वो उनको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीजन है कि अगर हर साल वो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, एक हस्बैंड भी 1.5 लाख करता है, वाइफ भी 1.5 लाख करते हैं, 3 लाख, और बच्चे 10वीं क्लास में पहुंचते हैं तो उनके पास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख हो जाएगा, जो कि वो उनके एजुकेशन पर कर सकते हैं। यही उनका एक तरीका है सेविंग करने का। दर्शकों, अब आपने बहुत तरह की स्कीम सुन ली हैं कि हम किस तरह से अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा इनकम टैक्स भी बचेगा और आगे आने वाले समय में फायदा भी रहेगा। तो आपने ये तो सर बहुत अच्छे से सब फाइनेंस, तो क्योंकि आप इसी फील्ड के आदमी हैं, बहुत अच्छे से बताया है। हमारे इसके साथ होता है ओल्ड एज की तैयारी में हेल्थ। तो आपने कब से अपनी हेल्थ पे क्या आपने ध्यान रखा था, और अब क्या करते थे, और दूसरों को, आज के बच्चों को या आज की जनरेशन को आप ये क्या सलाह देंगे कि हेल्थ, स्पेशली फिजिकल हेल्थ, उसके लिए क्या किया जाए? फिजिकल हेल्थ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, उनको सिर्फ एक ही कंसेप्ट रहता है कि मेरे बच्चे के नंबर कितने अच्छे हैं। पर जरूरत इस कंसेप्ट को चेंज करना होगा। हमारी लाइफस्टाइल, बच्चों को खेलने का टाइम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का टाइम, जिसमें योगा भी है, फुटबॉल भी है, उनको उसमें एक्टिविटी लेना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जो आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उस टाइम क्योंकि आप कंप्यूटर रिलेटेड एज में है, तो आपको हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। मैं 1 साल में एक बार हेल्थ चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है उनमें हार्ट अटैक के भी बहुत से केसेस आ रहे हैं, डायबिटिक भी आ रहे हैं, कैंसर भी आ रहे हैं, तो वो चेकअप हो जाते हैं। लेकिन ओल्ड एज में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे मैं बढ़ा, हमें 55 साल के बाद हम साल में 2 बार हेल्थ चेकअप कराते थे। फुल बॉडी चेकअप होता था, जिसमें सब फिजिकल, क्लिनिकल सब होते थे सेटल। उससे आपको ये पता लग जाता है कि आप में कहाँ डेफिशिएंसी है और उसके लिए क्या आपने प्रिकॉशन लेनी है। तो ये अगर आप साथ लेते रहेंगे तो ओल्ड एज में जो आपको लास्ट में पता लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो अवॉइड हो जाती है और आपका काफी एक्सपेंसिव बच जाता है। सर एक और होता है, ये तो फिजिकल हेल्थ की बात है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ। तो क्या आपने कभी सोचा था, आज आप जिस मुकाम पे भी हैं और जहाँ पे हैं, क्या आपने पहले से कभी प्लानिंग की थी कि मुझे अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्टेबल रखना है, उसके लिए मुझे ये स्टेप्स उठाने हैं? और अगर आपने सोचा था तो क्या आज आपको लगता है कि यू आर सक्सेसफुल इन दैट? इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपका बिहेवियर अप्रोच क्या है। जैसे मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में था जिसके अंदर 11,000 आदमी काम करते हैं, 1,000 ब्रांचेज हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर के लोग आते थे, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता था। तो उस बिहेवियर अप्रोच में आपको कैसे कंपोज रहना है, कैसे आपके अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अगर आप वो सीख गए तो वही आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करते हो, वही आप अपने सोसाइटी में करते हो, अपने दोस्तों के साथ करते हो। आप किसी चीज का बुरा नहीं मानते, क्रिटिसिज्म को बुरा नहीं मानते। एक तो ये होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो ओवरकम हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मैंने कोई चीज कही और मैंने रिएक्शन का
ओवर एक्शन कर दिया तो वो फिर रिलेशनशिप नहीं रहती, वो सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो एक तो ये है मेंटल। दूसरा एक और होता था कि हम लोग जो थी ना, कि अगर आप किसी से भी टाइम आपको बहुत प्रेशर आ जाता है, हम अपने आप को क्या करते थे, एक खाली जगह पे बैठ जाते थे आराम से कि कुछ नहीं करना, ना सोचना, सिर्फ रेस्ट लेना। जब तक अपने माइंड को आप रेस्ट नहीं देंगे, आप उसको हर वक्त उसको भरा रखोगे, एक बैगेज की तरह रखोगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको ये भूल जाना होगा कि पहले मूवमेंट पे क्या हुआ था और लास्ट अब क्या होने जा रहा। जो आपके साथ प्रेजेंट है वो आप करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए और अपने बिहेवियर से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाइए, उसको खुश रखिए। वो जाए भी, चाहे उसका काम ना भी हो, लेकिन वो आपके दरवाजे से जाए, आप हंसता हुआ जाए और आपको कहे थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी फॉर आस्किंग दिस, मगर जैसे आपने कहा कि अकेले बैठ जाओ अगर बहुत स्ट्रेस हो काम का, और थोड़ी देर अकेले बैठो, कोई डिस्टर्ब ना करे, ये तो आप तो कर सकते हो क्योंकि आप तो जीएम रह चुके हैं। लेकिन आपके जो अंडर काम करते होंगे वो लोग तो ऐसा नहीं कर सकते होंगे ना कि हमें अकेले बैठना है, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर बॉस ने बुलाया तब तो जाना पड़ेगा। नहीं, ये स्ट्रेस लेवल होता है जब किसी भी बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस में होते हैं या इसे किसी कारपोरेट में होता है, स्ट्रेस होता है। बट अगर आप उसको कंफर्टेबली लेके जाओगे कि बॉस ने बुलाया, कोई बात नहीं, दिस इज परसेप्शन। आपके माइंड में परसेप्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में परसेप्शन। ये मैंने बॉस ने बुलाया तो पता नहीं क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस। हम जब बॉस बुलाता था हम कहते हाँ सर, अरे भाई हंस लो ना, तो दैट इज द कहावत। तो अगर आपका बॉस ऐसा है कि आपको फियर साइको देता है, वो अच्छा बॉस नहीं है। पर वो तो बदला नहीं जा सकता। नहीं, मस्का ना भी लगाए, वो आपको क्रिटिसाइज भी करे, आपको डेफिशिएंट भी बताए, सब कुछ बताए, लेकिन इस तरीके से बताए कि आपको चोट नहीं लगे। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कॉर्पोरेट में, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट में हम क्यों कहते हैं कल्चर क्यों डिफरेंस होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं टाटा की बहुत बड़ी कंपनी में गया, तो वहां इंस्पेक्शन थी, उनके जनरल मैनेजर भी हमारे साथ थे। हम गए, लंच का टाइम था, हम सब लंच में गए, तो एक काफी बुफा लगा हुआ था, तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे, हम भी लाइन में लगे। मैंने वहां ये ऑब्जर्व किया, वहां का चाहे चपरासी भी हो चाहे गार्ड भी हो, उसी लाइन में जाता है, उसी लाइन में वो खाना लेता है, बॉस भी पीछे खड़ा है, वो उसको ये नहीं, ये है रिस्पेक्ट ह्यूमन बिहेवियर की। दूसरा उनका जो चीज है, अगर किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी तकलीफ आ गई और उसके साथ है। टाटास में एक और भी चीज जो उन्होंने नोट की, वो कहते हैं हमारा किसी भी एम्प्लॉइज का किसी भी कैडर में हो, अगर उसके बच्चे को कुछ एजुकेशन चाहिए तो उसको वही मिलेगी जो जनरल मैनेजर या ईडी के बच्चे को मिलेगी। सेम क्वालिफिकेशन, सेम, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जब तक आप ह्यूमन रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते, तो दैट इज वाई सच ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर फेल। तो इसलिए हम लोग भी जब हम सोसाइटी में भी होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि आपको उदास नहीं होकर जाने दें। आप मेरे पास आए, आपको बात सुनी, उसका कोई रेजोल्यूशन हो सकता दिया, नहीं हो सकता, आई शुड बी एबल टू से मैं नहीं कर सकता और ये कारण है, उसको कारण जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। That's very good. तो दर्शकों आपने सुना, ये तो बहुत बखूबी सर ने बताया है, और ये सच में हम लोग भी अपने दिनचर्या में और अपनी लाइफ में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन, हम किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की सोच के साथ सामने वाले से मिलते हैं। दूसरा, एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि जो आपके पास आए वो खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ जाए, और अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीजन बता के सॉरी जरूर बोल दीजिए। सर आपने ये बहुत अच्छे से हमको ये सब कुछ इस तरफ ज्ञान दिया है। इसके साथ ये तो मेंटल और इमोशनल आपने बताया कि इमोशनली हम अपने आप को कैसे लोगों से जोड़ के रखें, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पे। तो आपने हमेशा से ऐसा बिहेवियर रखा जब आप जॉब में थे, और आज भी आपने ये
अपनाया हुआ है। इसके साथ होता है एक अकेलापन। देखिए, जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था, जब मैं रिटायरमेंट हुआ, तो हजारों लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपने व्हाट्सएप को भी खोलता हूँ या हमारे ग्रुप्स में खोलता हूँ, तो आपको परेशानी हो जाएगी। 500-700 लोग रोज ही इन टच में होते हैं। वाह। क्योंकि हम एक सोसाइटी की तरह काम करते हैं। है जी। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी को भी उस ग्रुप में या किसी और को हमारी जरूरत पड़ती है, वो सोचता है कि मैं उसके काबिल हूं या वो उसके काबिल है, तो वो अपने हक से फोन करता है, हक से बात करता है। उसे ये एक्सपेक्टेड है कि ये काम हो जाएगा। और हमारे तरफ से ये होता है, ये कभी ना होने का मतलब भी नहीं है। ये है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नहीं होता। आपने करना ही करना है, जितना आपसे हो सकता है करेंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ वापस करेगा। That's wonderful. That's wonderful. और इसीलिए हम, यानी कि मैं RW को प्रेसिडेंट हूँ, एक जगह जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमारी एक ही अप्रोच रहती है। लड़ाई झगड़े हर जगह तो हैं, लेकिन आप उसको कितना कंट्रोल करके उसको मैनेज करके चल सकते हो। क्योंकि आपको 15 तरह के लोगों के, 20 तरह के लोगों के बिहेवियर को उसको अंडरस्टैंड करना। आपका जो बिहेवियर है वो अलग है। मैं आपसे बात अलग तरीके से कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि इसका बिहेवियर ये है, तो इसको कैसे डील करना है, वो एटीट्यूड, वो जो एटीट्यूड है मुझे अडॉप्ट करना पड़ता, एडजस्ट करना पड़ता। लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कभी दिक्कत नहीं आई। और हमारे काम ऊपर वाले की दया है, सब हो जाते हैं। सो थैंक यू, आपने आए और आपने समय दिया और इतना सब कुछ हमको बताया। और इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मेरा दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी का ये पड़ाव आता है, जिस पड़ाव में हम इसे कहते हैं 60 से ऊपर वृद्ध लोग, उनको अपने सबसे पहले अपने पे यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और मेंटली, फिजिकली और मॉनेटरीली अपने आप को तैयार रखना होता है। अगर हम इस चीज को तैयार रखेंगे तो आपको कहीं भी, कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिंदगी एक पड़ाव है, ये चलता रहेगा और हम लोगों को एक दूसरे के सहायक बने रहेंगे। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना सब कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, हमने सुना और एक बात पे खास ध्यान गया है, अपना बिहेवियर। हमको अपना बिहेवियर, अपना आचार विचार इस तरह के रखने चाहिए कि लोग हमारे साथ जुड़े रहें और गिव एंड टेक नहीं, जितना हो सके देते रहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।